हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने ये आपका जो कोर्स है इसका स्टार्ट कर पा रही हूँ। कुछ ये सेशंस मैं लूंगी, ये आपकी पूरी बुक फिनिश करवानी है मुझे। स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है बेटा, सोचती हूँ बनाना है, पीपीटी बनानी है, प्रिपेयर करना है, और भी काफी काम होते हैं। काफी टाइम से मैं 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज के सेशन स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसे काम आ जा रहे थे जो नहीं हो पा रहा था। फाइनली आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसकी, मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस पार्ट 1 हमारा है बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का। ओके, फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस पार्ट 1 क्लियर है। चैप्टर नेम है हमारा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। चैप्टर फर्स्ट, इसका स्टार्टिंग है। चैप्टर 1 का नेम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए इसमें हम क्या पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। कहां से शुरुआत हुई थी बिजनेस की। अपनी जीवन याद चलाने के लिए, डे टू डे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिजनेस एक्टिविटीज तो करनी ही होगी, पैसे अर्न करने होंगे, लोगों को जरूरत थी, उस टाइम पे भी थी। ओके, तो कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या चीजें आई, किस तरीके से हमने शुरू किया, क्या मोड थे ट्रांसपोर्टेशन के उस टाइम पे, क्या तरह की किस तरीके की क्वाइंस चलती थी, कैसी कमर्शियल सिटीज थी एंड ऑल, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ओके तो हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड स्टार्ट होता है। The economic and commercial evolution of any land depend upon its physical environment. देखिए क्या है, the economic and commercial evolution of any land depend upon its physical environment. This stands true for the Indian subcontinent as a whole, which has Himalayas in the northern border and north bordered by water in the south. Okay, नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज हैं, और साउथ में क्या है, वाटर बॉडीज। ओके, वाटर क्लियर है। हिस्ट्री कहां से शुरुआत हुई, चलो एक स्लाइड लेते हैं और उसमें फिर अच्छे से समझते हैं हम। हम सामान बनाते थे, हमारे पास काफी, हमारी कंट्री में स्पाइसेस होते थे उस टाइम पे, है ना। तो हमें किस तरीके से हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाएं वो सामान, मेन प्रॉब्लम ये थी। तो वहां पे फिर हम लोगों ने देखा हमारे पास क्या होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन देखा। ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप का था उस टाइम पे, आज के टाइम पे बहुत ढेर सारे काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है अपने यहाँ। लेकिन बेटा उस टाइम पे हमारे पास दो ही तरह के ट्रांसपोर्टेशन थे। एक था वाटरवेज और दूसरा था हमारे पास रोडवेज। ओके, एक था वाटरवेज और दूसरा था हमारे पास रोडवेज। ठीक है, वाटरवेज और रोडवेज। वाटरवेज क्या था, सी, सी से होके हमें गुजरना होता था। रोडवेज, रोड से होके गुजरना होगा। रोडवेज को हम क्या नाम से जानते थे उस टाइम पे, सिल्क रूट से जानते थे। ओके, अभी आगे चल के यही चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन स्लाइड में मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, तो उस टाइम पे हम रोडवेज को सिल्क रूट से जानते थे।
A network of roads merging into the Silk Route help in establishing commercial and political contact with adjoining neighboring kingdoms. Adjoining means adjoining foreign kingdoms means neighboring. ओके, नेबरिंग सिटीज, नेबरिंग कंट्रीज, जो हमारी नेबर कंट्रीज थी, ओके, जो हमारे पड़ोसी देश थे, उनसे हम किस तरीके से अपने रिलेशन मेंटेन रखें, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेंटेन रखते थे, वो था हमारा सिल्क रूट। हम लोगों ने सिल्क रूट था, ओके, adjoining foreign kingdoms and empires of Asia in particular and in the world in general. Okay, उस रूट को हम कहते थे सिल्क रूट। किस रूट को कहते थे? रोडवेज को कहते थे। क्लियर? फिर आया आपका नेक्स्ट, द मैरीटाइम रूट्स लिंक्ड द ईस्ट एंड द वेस्ट बाय सी। ये क्या था? ईस्ट एंड वेस्ट से लिंक था। कैसे? सी के रास्ते से, पानी के रास्ते से। आज भी काफी चीजें जो हमें इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करना होता है वो हम लोग बाई सी से करते हैं। ओके, तो जो वाटरवेज होते हैं ये काफी हम लोगों के लिए भी सस्ते पड़ते हैं, चीपेस्ट होते हैं, इसलिए भी ज्यादातर जो है सामान सी से ही एक्सपोर्ट होता है आज के टाइम में भी, और उस टाइम पे भी होता था। एंड वर यूज फॉर द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस नोन एज स्पाइस रूट। देखो सी रूट लिखा है, फिर आपका इसको सी रूट का नाम दिया है आपको स्पाइस रूट। ओके, इसको नाम दिया है आपको स्पाइस रूट का। स्पाइस रूट का नाम दिया है, डजंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस ही यहां से ट्रांसपोर्ट होती थी, सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस होती थी। इंडिया रिच था किसमें? स्पाइसेस के मामले में, है ना। हमारे यहाँ थी काली मिर्ची, क्या कहते हैं उसको? पेपर, ब्लैक पेपर, उसको क्या कहते थे हमारे यहाँ? ये आप सोच के बताइएगा काली मिर्ची को क्या कहते हैं। आगे भी मैंने एक क्वेश्चन भी रखा है, इसीलिए मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। ओके, कि आपकी चैप्टर में भी है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ आपको। ओके, तो स्पाइस रूट कहते थे सी रूट को, वाटरवेज को, लेकिन इट डजेंट मीन स्पाइसेस ही सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट होते थे, अदर चीजें भी यहां से एक्सपोर्ट होती थी। ओके, तो क्या सीखा यहाँ पे? रोडवेज को हम सिल्क रूट कहते हैं, वाटरवेज को हम स्पाइस रूट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू दीज रूट्स द चीफ किंगडम इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर इंडस्ट्रियल बेल्ट फ्लरिश। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी क्या लाइन है। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में अब हमने पढ़ा कमर्शियल सिटीज के बारे में। कुछ कमर्शियल सिटीज होती थी जहां पे बहुत ज्यादा जो है बिजनेस एक्टिविटीज होती थी। ओके, जहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज होती थी उस टाइम पे, तो कौन सी सिटी थी? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ये दो कंपनीज थी, ये दो सिटीज थी, आई एम सो सॉरी, नॉट कंपनीज, सिटीज थी जो बहुत ही ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। ओके, तो कमर्शियल सिटीज आर सिटीज वेयर a lot of commercial
business activities are undertaken. Okay. सेम चीज को मैंने थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिख दिया है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप बहुत जल्दी ही लर्न कर ले। ओके, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा समझो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहेगा, इसको रीड करोगे तो खुद ब खुद अपने आप समझ में आएगा। कमर्शियल सिटीज आर सिटीज वेयर अ लॉट ऑफ कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। कमर्शियल सिटीज वो सिटीज होती थी जहां पे बहुत ढेर सारी बिजनेस एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी। उस टाइम पे कौन सी ऐसी सिटीज थी? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ओके, ये दो थी। नेम याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने स्पेशली इसको जो है एक इमेज के थ्रू भी आपको दिखाया है, जिससे कि ये बात माइंड में आपके बनी रहे। ओके, ठीक है बात। क्या होता है यहाँ पे? सबसे ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। ओके, और ये क्या होते हैं? ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया होते हैं। दीज आर वेरी डेवलप्ड एरिया। क्लियर है? ये सब बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड एरियाज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं क्या है। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स इन वेइंग प्रैक्टिसेस। There were different types of coins and weighing practices which used to vary from place to place with the help of money changers and by resorting to a certain commonly accepted weights and measures। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है? ये सब अलग अलग स्टोन्स हैं, वुड्स हैं, पत्थर है, कुछ भी होता था उस टाइम पे। अलग अलग सिटी में अलग अलग जो राजा लोग होते थे वहां पे, वो लोग अलग अलग उनकी वेइंग प्रैक्टिसेस होती थी। जरूरी नहीं है हर कोई इन स्टोन से या इन वुड से इसी तरीके से करता था। कुछ लोग मुट्ठी से करते थे, कुछ लोग जो है 10 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, इस तरीके से अपना जो है मेजरमेंट करते थे। तो हर किसी का मेजरमेंट करने का अलग अलग अपना अपना जो है तरीका था। ठीक है, कई तरीके से मेजरमेंट्स होते थे। यहाँ पे वो बताया जा रहा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड वेइंग प्रैक्टिसेस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते थे। ओके, विच यूज टू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह पे इसमें आपको डिफरेंस पा सकते हैं। कोई भी एक सटीक कोई चीज नहीं थी, जिस तरह से आज के टाइम में जो है प्रॉपर चीजें हैं, उस तरीके से उस टाइम पे नहीं थी। तो हर जगह पे अपना अपना सिस्टम चलता था। हर हर जगह के लोग अलग अलग चीजों को जो है ऑप्ट करते थे और उससे वो मेजर करते थे। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। ये क्या है? इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम ये क्या है? क्या ये कोई बैंक है क्या? आपको क्या लगता है? कोई ये बैंक है? कमर्शियल बैंक है? आरबीआई है? कोऑपरेटिव बैंक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, लेकिन ये सेम वर्क होता है यहाँ पे भी। इस बैंकिंग सिस्टम में भी सेम वर्क होता है, बट ये कोई बैंक नहीं था उस टाइम पे। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं और स्टोरी समझते हैं आखिर ये था क्या। As economic life progressed, metals began to supplement other commodities as money because of its durability and divisibility. Okay. As money served as a medium of exchange, the introduction of metallic money and its use accelerated economic activities. अब यहाँ पे पहले तो इन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए इन्होंने मेटेलिक क्वाइंस लेके आए। ओके, यहाँ पे मेटेलिक क्वाइंस आ गए। क्लियर है? यहाँ पे ये बात करी गई है। फिर नेक्स्ट क्या बताया गया है वो देखते हैं।
आपका इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, पहले बैंकिंग सिस्टम समझिए, बैंक्स क्या होते हैं। उस टाइम पे रिलेट करिएगा आप इसी पॉइंट से, ठीक है। वहां पे उस टाइम पे क्या होते थे? उस टाइम पे होते थे सेठ, बड़े बड़े सेठ लोग होते थे। उनको क्या कहते थे? और जगत सेठ कहते थे। ओके। काइंड ऑफ वेल्दी पीपल, जितने भी वेल्दी पीपल होते थे, पैसे वाले लोग होते थे। ओके। वो लोग ये काम करते थे। ये कोई बैंक नहीं है, लेकिन इनका काम बैंकिंग के जैसा ही था। क्लियर है? वहां पे भी कमर्शियल एक्टिविटीज करनी होती थी। तो वहां पे पैसे किस तरीके से आए? उनके पास पैसे तो रहते नहीं थे। तो किस तरीके से चीजें उस टाइम पे चलती थी, वो देखिए क्या होता था। बैंक में क्या होता है? बैंक क्या करता है? बैंक दो काम बैंक का मेन होता है। पहला क्या काम क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ओके। दूसरा काम क्या होता है इनका? लेंडिंग मनी। क्लियर है? ये दो काम होता है। एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को और लेंड करता है मनी, दूसरों को देता है जिनको जरूरत होती है। और जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो सेव कर लेते हैं, जिनके जैसे कि उनके 10 रुपए 12 रुपए बन जाए। क्लियर है? बैंक इंटरेस्ट देती है डिपॉजिट्स पे, और बैंक इनसे इंटरेस्ट लेती है जब इनको पैसे देती है। जब बैंक इनको पैसे देती है तो मान लीजिए इनसे इंटरेस्ट लेती है 12% का। क्लियर है? इनसे इंटरेस्ट लेती है बैंक। ठीक है, 12%। और इनको देती है इंटरेस्ट 6% का। इनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, इनको होता है। क्लियर है? इनको इसमें जो है डिपॉजिट जो पैसे करते हैं उसमें 6% और जो है बढ़ के पैसा मिलता है। ओके, ये बात समझ में आई? अब क्या होता है इसके बाद? बाकी का जो 6% होता है वो होता है, बाकी का जो 6% होता है वो होता है बैंक का प्रॉफिट। वो होता है बैंक का प्रॉफिट। ओके, क्लियर है? बैंक मनी एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है और मनी लैंड करती है। लोन देती है, लोन देती है, और क्या करती है? सेविंग्स करती है नॉर्मल पीपल का। इन सेविंग्स पे इनको इंटरेस्ट देती है। अगर आप हमारे बैंक में इतना परसेंट पैसा रखेंगे तो इतने मंथ्स में आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप हमारे बैंक से लोन लेते हैं तो हम आपको, आप मेरे को 12% पे इंटरेस्ट पे आप मुझे लौटा सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या हुआ? इनको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट दे रही है और यहां से इंटरेस्ट ले रही है बैंक। बाकी का जो 6% का अंतर होता है वो बैंक का होता है प्रॉफिट। क्लियर है? सेम यही बात ये सेठ एंड जगत सेठ एंड अदर वेल्दी पीपल भी करते थे उस टाइम पे। और जब ये उस टाइम पे वो वर्क करते थे तो इन्हीं को इंडिजिनस बैंकिंग कहते थे। इसी को हम इंडिजिनस बैंकिंग के नाम से जानते थे उस टाइम पे। क्लियर है? जब जो काम ये सेठ जगत सेठ एंड वेल्दी पीपल के लिए वेल्दी पीपल करते थे। ओके। और क्या होता था? जो लोग इसका पूरा जो है अकाउंट्स रखते थे, डिटेल्स रखते थे, उस टाइम पे भी तो लोग रखते होंगे ना, उनके पास भी तो होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, किसको कितने पैसे दिए हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं। वो सारा जो ये लोग अकाउंट्स देखते थे, जो लोग, उनको हम लोग कहते थे मुनीम जी। उस टाइम पे उनको हम लोग कहते थे मुनीम जी कहते थे। क्लियर है? जो ये सारा अकाउंट्स रखते थे, सारे अकाउंट्स की डिटेल रखते थे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई?
अब देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट बात आ गई, इसी चैप्टर से है रिलेटेड। Documents such as hundi and chitti were in use for carrying out transaction in which money passed from hand to hand. Hundi is an instrument of exchange which was prominent in the subcontinent. क्लियर है, ये बात कही गई है। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, वो क्या है, ये आपके बुकिश लैंग्वेज में है तो शायद ये बात आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगी। अब मैं आपको इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताती हूँ ये क्या कह रहे हैं। The hundi is an medieval Indian financial instrument used in trade and credit transactions। ये हुंडीज क्यों यूज होते थे? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होते थे। क्रेडिट मींस उधारी। उस टाइम पे भी तो लोगों को उधारी चाहिए होती थी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को और अच्छा सा करने के लिए। उस टाइम पे भी लोगों के पास इतने पैसे थोड़े होते थे कि सिर्फ और सिर्फ लो भैया इतने पैसे लो और मेरा काम हो गया। उनको, कुछ लोगों को क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी करने होते थे, कुछ लोगों को उधारी पे पैसे भी चाहिए होते थे। तो जो लोग, ये हुंडीज जो है ये हमें किससे, मिडवल इंडियन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स था उस टाइम पे हमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ओके, उस टाइम पे हमारे जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते थे ये विद द हेल्प ऑफ हुंडीज होते थे। क्लियर है? और देखिए क्या है, ये होता था आपका हुंडी, ये होता था आपका हुंडी। देखिए यहाँ पे ये 2500 रुपए की देनदारी है इनकी। ओके, और कितने दिनों बाद इनको पैसे देने हैं? 86 डेज आफ्टर डेट। ठीक है, ये प्रॉमिस करते हैं कि इनको इतने पैसे इनको देने हैं। ओके, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। इट इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट। हुंडीज में कॉन्ट्रैक्ट होते थे। उसके दो पॉइंट है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा बहुत अच्छे से पढ़ो और बस समझ लो अच्छे से, भूलना नहीं कभी भी। ओके, वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, द प्रॉमिस और ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल को मैंने हाईलाइट किया है, ये एक कीवर्ड है, इसको ध्यान से समझो। अनकंडीशनल मतलब होता है एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, घर में किसी की डेथ हो जाए, कोई और अनसर्टेनिटी हो जाए, आपको किसी भी कंडीशन में, आप कितने भी बड़ी प्रॉब्लम में हैं, बट आपने अगर ये हुंडीज पे साइन कर दिया है कि आपने प्रॉमिस कर लिया है कि आपको इतने दिनों बाद इतने पेमेंट करने हैं इतने रुपीस का, देन आपको करना ही करना है, वो आप फिर चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? इसी को कहा गया है अनकंडीशनल प्रॉमिस। ओके, तो अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है कि इस डेट में आपको पेमेंट करनी ही करनी है। क्लियर? नेक्स्ट आपका पॉइंट है कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर ऑफ वैलिड निगोशिएशन। अब देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये मैं समझाती हूं आपको। ट्रांसफर बाय वैलिड निगोशिएशन का क्या मतलब है इनका।
ठीक है। वैलिड नेगोशिएशन, ये आपके सेठ महाजन है, बड़ी सी पगड़ी लगाए हुए हैं, ये हैं आपके सेठ महाजन। ड्राइंग अच्छी नहीं है, उस पे ध्यान नहीं देना। हो सकता है ये आदमी तुम्हें शेफ जैसा लगे, लेकिन ये है खूब बड़े से सेठ महाजन। ठीक है, सेठ जी हैं ये। इनके पास है हुंडी, इनके पास वही हुंडी है, ये हुंडी है जो ये 25 रुपीज वाली हुंडी है, वो इनके पास है। क्लियर है। इसमें इनको क्या है, 2500 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, इनको इसमें 2500 रुपए मिलने वाले हैं, ये हुंडी इन्होंने पकड़ रखी है। अब इनकी एक और फ्रेंड है, ये है इन सेठ महाजन से भी और बड़े वाले सेठ महाजन, इनके पास भी बहुत पैसा है। हाँ, इनके पास भी बहुत पैसा है। हैप्पी बना दे, पैसा है भाई इनके पास तो। अब इनके पास भी बहुत पैसा है, तो क्या करते हैं ये, सडनली क्या होता है, इन सेठ जी को चाहिए होते हैं कुछ पैसे। अब इन सेठ जी को सडनली किसी पैसे की जरूरत होती है। किसको जरूरत हो गई है, इनको जरूरत हो गई, किसकी, पैसों की जरूरत हो गई, इनको कुछ पैसे चाहिए। इनके पास वो चीज है नहीं, इनके पास ये हुंडी ही है बस। अब हुंडी है और इनको चाहिए पैसे। ये क्या गए, ये अपने फ्रेंड के पास गए, ये है फ्रेंड इनके। ओके, ये फ्रेंड के पास गए। अब 2500 रुपए का ये इन्होंने दिया इनको, ये लो यार तुम अपनी ये हुंडी पकड़ लो, ये मेरे पास हुंडी है, ये तुम्हें 4 दिन बाद 2500 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन तुम ये हुंडी उस पर्सन को देना, वो तुम्हें 2500 रुपए दे देगा, लेकिन तुम मुझे अभी के टाइम के लिए ना 2200 रुपए दे दो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, मुझे 2200 रुपीज दे दो। ठीक है, इन्होंने इससे कहा मुझे 2200 रुपए दे दो। अब इसमें क्या हुआ, ये हुंडी इन्होंने ट्रांसफर किया, 2500 की हुंडी, इन्होंने इससे लिया 2200 रुपए, तो यहाँ पे क्या हुआ, 300 रुपीज का इनको प्रॉफिट हो गया ना, इनको प्रॉफिट हो गया 300 रुपीज का, है ना। इनके पास एक्स्ट्रा भी आ गए, और इन्होंने अपना निगोशिएट कर लिया अपने फ्रेंड से कि ये लो तुम, और ये हुंडीज तुम ले लेना, उससे पैसे ले लेना, मुझे अभी पैसे की जरूरत है, मुझे 2200 रुपए दे दो, मेरा भी काम हो जाएगा, तुम्हें भी तुम्हारे प्रॉफिट के साथ पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन का यही मतलब होता है। हुंडीज को आप ट्रांसफर कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। ओके, क्लियर है, ये बात समझ में आई। कहीं कोई डाउट रह जाए क्लास 11, आप मुझे प्लीज शेयर जरूर करना, मुझसे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को आपके और क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, चलो इसको डिलीट नहीं करते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यही ओवर करती हूँ, और ओवर करने से पहले 2 क्वेश्चंस रखे थे आपके लिए, बहुत मन से रखे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने पढ़ाया अच्छे से, तो आपको समझ में भी आया होगा। ओके, तो बताइए आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टिंग इंडिया विद द एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्रीज एंड प्रोविंसेस वाज नोन एज, क्या है, कौन से रोड्स होते थे, क्या कहते थे उसको, स्पाइस रूट कहते थे क्या, सिल्क रूट कहते थे, ट्रेड रूट कहते थे, बिजनेस रूट कहते थे। आई एम वेरी श्योर मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि उसको सिल्क रूट कहते थे। सिल्क रूट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के समय में ब्लैक गोल्ड किसे कहते थे, पेपर। क्लियर है, पेपर को कहते थे। ओके, यहां पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको। चलिए, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस लास्ट के लिए मैंने आपके लिए रखे थे। आगे के सेशंस भी बेटा इसी तरीके से लूंगी, और कुछ क्वेश्चंस पढ़ाते पढ़ाते मैं साथ में सॉल्व भी करवाती रहूंगी, जिससे जो पिछला पढ़ाया है मुझे समझ में आए, और आपको भी पढ़ते समय इस बात समझ में आए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।